हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरिया। सो आज हम हमारे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, तो सीधा इसको चालू करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर बात करें हम इस चैप्टर की, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में छोड़ा था कि यार ये चैप्टर अब सबसे ज़्यादा मजेदार होगा सेकंड वीडियो से, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी हम चीज़ें देखेंगे क्या कि पॉलिटिकल गेम कैसे चल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आप मिसयूज़ कैसे कर सकते हो, अगर आपने पॉलिटिकल माइंड है तो आप क्या क्या कर सकते हो, बाद में इसके क्या क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली हुआ क्या, 12 जून 1975 को हमारे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, एक जजमेंट पास किया कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा में वो इनवैलिड, सीधे ने बोल दिया। अब ये ऑर्डर आया कहाँ से, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम याद रखिएगा, राज नारायण जी ने एक पिटीशन फाइल करी थी, जो एक सोशलिस्ट लीडर थे, और 1971 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये भी खड़े हुए थे इंदिरा गांधी साथ साथ दूसरी पार्टी से। इन्हें पिटीशन फाइल करी। इनने बोला कि इंदिरा गांधी जी जो इलेक्शन जीती हैं इसमें इनने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज का यूज़ किया है, जो कि मना होता है, आप नहीं कर सकते। इनने ये बोला इलेक्ट मतलब कि इन्हें जो इलेक्शन कैंपेन की है इसमें इन्हें गलत चीज़ों का यूज़ किया है, इन्हें कुल मिला के जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो करी है, तो इन पर आप देखिए इन्हें पिटीशन फाइल किया। इसके बाद जो जजमेंट हमारा हाई कोर्ट का आया उसने सीधे ये बोल दिया कि इनका इलेक्शन इनवैलिड है और अब ये नो एमपी ज़्यादा और नहीं रह सकते, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब ये नहीं रहेंगी, क्योंकि सीधी सी बात इलेक्शन ही इनवैलिड हो गया, तो अब जीतो हारो से फ़र्क क्या पड़ता है। अब बात ये आई कि भाई अगर आप एमपी नहीं हो तो आप पीएम कैसे बनोगे। हमारे यहाँ सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन में रूल चलता है कि अगर आप अब 6 महीने के अंदर आप फिर से कहीं इलेक्शन में जीत के एमपी नहीं बने तो आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटना पड़ेगा। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको एमपी तो होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको बनना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हुआ। इसके बाद जून 24 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको पार्शियल स्टे देते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जब तक आपकी अपील पूरी एक डिसाइड नहीं हो जाती, लेकिन जब तक आप एमपी तो रहोगी लेकिन आप लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं ले सकती, क्योंकि आप पर अभी एक बहुत बड़ा एक केस चल रहा है। ये हुआ। अब इसके बाद क्या क्राइसिस हुआ और क्या रिस्पॉन्स हुआ। अब ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल नाटक चल रहा था, और मेनली हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो बिल्कुल अपोज में थे इंदिरा गांधी जी के, इनने एकदम से क्या किया, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन चालू कर दिया दिल्ली के रामलीला मैदान में। इनने बोला कि इंदिरा गांधी जी का रेजिग्नेशन हमको चाहिए। ये 25 जून 1975 को हुआ था, थोड़ी डेट याद रखिएगा आप। ये हुआ। इनने बोला कि हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे उनके रेजिग्नेशन के लिए। इनने बोला पुलिस वाले, आर्मी वाले, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जितने हैं, ये कोई भी इलीगल और इमोरल ऑर्डर को ना माने इंदिरा गांधी जी का, इनने अपना पूरा चालू कर दिया था। इसका जब इतनी सारी एक्टिविटी होने लगी, कुल मिला के गवर्नमेंट को लगा कि यार अब गवर्नमेंट जितनी भी इनकी एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट का काम होता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट का एक अलग यहाँ डर सामने आ गया था। इसका तो हमारी जो पूरा एक इंडिया का पॉलिटिकल वो होता है, कुल मिला के माइंडसेट बोल सकते हैं, वो पूरा चेंज होने लगा। पूरा पॉलिटिकल मूड हमारे इंडिया का चेंज हो रहा था। पूरे लोग अब कांग्रेस के अपोज में हो रहे थे। जहाँ एक समय था जब कांग्रेस इलेक्शन हारती नहीं थी, अब एक समय आ गया था जब लोग कांग्रेस के अपोज में जा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इंटरेस्टिंग चीज आती है। गवर्नमेंट ने बोला यार कि ये अपोजिशन हो रहा है तो क्यों ना अपन इमरजेंसी लगा दें, मतलब सीधे इमरजेंसी की गवर्नमेंट ने बात करी अपने आप को बचाने के लिए। तो याद रखिएगा 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने बोला कि हम आर्टिकल 352 को यूज कर एक इमरजेंसी लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। अगर इस प्रोविजन की बात करें, इस मेनली इस आर्टिकल में दिया हुआ कि हमारी गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेट है या फिर हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस का थ्रेट है। इन दो में से अगर कोई केसेस है, दोनों ही केसेस हैं, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसके उस पर गवर्नमेंट ने हमारी इमरजेंसी लगा दी। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये बिल्कुल कि भाई ये हम इमरजेंसी लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल नेसेसरी हो गई, नहीं तो हमारे इंडिया में क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बोलकर इन्हें किया था। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को राइट्स दिए हैं कि अगर कभी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लगता है कि यार थ्रेट्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 352 के अंडर में ये 25 जून 1975 को हुआ था। और फिर इसके बाद क्या किया गया, हमारे यहाँ मेनली जो हमारा फेडरल सिस्टम चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चलता है, इसको प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया जाता है जब भी हम बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी में पूरी पावर किसके हाथ में जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की। मतलब इनडायरेक्ट में आप बोल सकते हो कि पूरी पावर अब इंदिरा गांधी जी के हाथ में आ गई थी। इसका फंडामेंटल राइट को भी कर्टेल किया जा सकता है, ये पावर मिल जाती है। मेनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बात करें तो जब इमरजेंसी लगाई जाती है, मतलब बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो सकती है कंट्री में, तो
कंट्री में ऐसी कोई हाई लेवल सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सारी पावर हमारी गवर्नमेंट को मिल जाती है, तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे उन पावर का यूज़ करना चालू किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 25 जून 1975 की रात को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी को, इनने क्या बोला, रिकमेंड किया कि आप इमरजेंसी इम्पोज कर दीजिए। उस समय पूरा कांग्रेस के हाथ में होता था। तुरंत हमारे प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन मतलब कुल मिला के ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी और ये पूरा इनने किया। इसके बाद हमारी मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे के बाद जितने भी मेजर हमारे न्यूज़पेपर ऑफिसेस हैं वहाँ की लाइट गोल कर दी गई, पूरी लाइट वहाँ की गोल हो गई है। उस समय मोबाइल फ़ोन इंटरनेट ऐसा नहीं था कि भाई 1 सेकंड में कुछ हो रहा है आपको पता चलेगा, पूरा न्यूज़पेपर ही एक मीडियम होता था न्यूज़ का, वही वहाँ की आपने इलेक्ट्रिसिटी गोल कर दी, ये किया। उसके सुबह अर्ली मॉर्निंग जितने भी बड़े बड़े लीडर थे अपोजिशन के, वर्कर थे, उनको जेल में डाल दिया। मतलब कुल मिला के 2 ही एक जरिए हैं कि लोगों को मालूम चले हो क्या रहा है, न्यूज़पेपर और अपोजिशन वाले, उन दोनों का इन्हें काम तमाम कर दिया, सीधे ये किया। उसके बाद कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग सुबह 6 बजे रखी जा रही है, जो कभी नहीं होता, वो भी दूसरे दिन मतलब 25 तारीख को पूरा नाटक हो गया रात में, 26 तारीख को वहाँ पर वो मीटिंग रखी जा रही है सुबह 6 बजे, जहाँ पर सब बताया जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर को। आपने सुना होगा कोई भी डिसीजन के पहले कैबिनेट मिनिस्टर लोगों का डिस्कशन होता है, यहाँ पे सब हो गया, अब उसके बाद उनको बताया जा रहा है। मतलब पूरा इंदिरा गांधी जी की सोल पावर चलती थी। अब इसके बाद कर देते हैं कि यार इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे सामने आते हैं इमरजेंसी के बाद। सबसे पहले जैसा कि हमने जाना कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, इमरजेंसी का थे पूरे एकदम से बंद हो गए, इनको बंद कर दिया गया, इन पर बैन लगा दिया गया था। बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को सीधे जेल में डाल दिया था, हमने ये भी देखा। जेल में डालने के बाद एकदम से हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम टेंस हो गई थी, लेकिन थोड़ी शांत भी हो गई थी, क्योंकि इमरजेंसी का एकदम इन लोग गलत ही यूज़ करते जा रहे थे हमारी गवर्नमेंट। इसके बाद फिर क्या हुआ, इमरजेंसी से जो स्पेशल पावर मिलती है इनका इनने बहुत यूज़ किया। जैसे सबसे पहले इन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस को हटा दिया, मतलब सीधे जो एक हमारी फ्रीडम होती है प्रेस की, उसको इन्हें बंद कर दिया। मतलब न्यूज़पेपर में कुछ भी अगर आपको छापना है तो पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं छाप सकते। अब मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा डिक्टेटरशिप ही बोल सकते हो उसको, ये चीज़ कर दी गई थी, प्रेस सेंसरशिप लेकर आ गए थे। साथ ही साथ कुछ पार्टी हैं जैसे कि हमारी आरएसएस हो गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, हमारा जमायत इस्लामी हो गया, इन दोनों को बैन कर दिया। बैन करने का रीज़न क्या दे दिया, ये लोग सोशल और कम्युनल डिसहार्मनी फैला रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इनके अपोजिशन में जो लोग जा रहे थे उनको सीधा बैन कर दिया जा रहा था। उसके लिए पब्लिक प्रोटेस्ट स्ट्राइक तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे थे, पूरा बैन लगा दिया था। तो ये अपने आप में मतलब कुल मिलाकर इनके अपोज की जितनी चीज़ें उनको ये कट करते जा रहे थे। और इसके दिन जो इमरजेंसी के बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसके साथ बहुत सारे खिलवाड़ किया। मतलब कुल मिला के जब इन्हें इमरजेंसी लगाई तो पावर का यूज़ करके इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, क्योंकि इमरजेंसी के प्रोविजन के अंदर में दिया हुआ था कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इन्हें क्या किया, सबसे पहले इन्हें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के, उनको सस्पेंड किया। सबसे पहले उनको सस्पेंड करने का दिन एक और चीज़ सस्पेंड क्या करी राइट में, कि एक कोई अगर इंडिया का सिटीजन है तो वो कोर्ट में ये भी बोलने नहीं जा सकता कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट वापस चाहिए, वो ये अपील भी नहीं कर सकता, ये राइट भी उससे छीन लिया गया है। कुल मिला के पूरा डिक्टेटरशिप का माहौल हमें यहाँ देखने को मिल रहा था। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन की हमने बात करी, इसका इन्हें बहुत सारा यूज़ किया। इन्हें लोगों को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उन्हें कोई क्राइम किया है, इसलिए डाल दिया कि फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं। इस रीज़न से बहुत सारे लोगों को जेल में डाला था। तो ये इमरजेंसी का एक अपने आप में नाटक चल रहा था। उसके बाद जो लोग अरेस्ट हो गए, जो पॉलिटिकल वर्कर अरेस्ट हो गए, वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन का यूज़ भी नहीं कर सकते। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 11th में, तो इसका यूज़ भी नहीं कर सकते हैं लोग। मतलब कुल मिला के क्या ही करें लोग, मतलब आपने सीधे उनको जेल में उठा के डाल दिया है और वो कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद जिन लोगों को जेल में डाला गया, उनके रिलेटिव हो गए, उनके पहचान वाले हो गए, या वो खुद भी हो गए, जब ये कोर्ट में पूछते थे कि यार हमारा रीज़न क्या है हमको जेल में डालने का, तो गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं, कोर्ट वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये भी नहीं बताया जाएगा आपको कि आप जेल में इस समय क्यों डले हुए हो। तो ये मतलब पूरा एक इन लोगों की मनमानी आ गई थी। इसके बाद बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं, चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे ना लगी, उससे हमें लेना देना नहीं है, अभी भी हैबियस कॉर्पस हम कर सकते हैं। मतलब जो लोग जेल में डाले गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण, उनको पूरा हक है ये जानने का कि उनको गलत तरीके से तो नहीं डाला गया है, ऐसा तो नहीं बेचारों कोई गलती नहीं और आपने उनको जेल में डाल दिया। ये बहुत सारी हमारी जजमेंट आई हाई कोर्ट से। लेकिन अप्रैल 1976 में क्या हुआ, 1976 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ओवर रूल कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन को। मतलब सीधे बोल दिया नहीं नहीं गलत है, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो सही है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़्यादा
एक कंट्रोवर्शियल केस हमारे सामने आता है, जजमेंट सामने आता है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट ये हुआ था। मतलब कुल मिला के देखा जा रहा था इमरजेंसी में लोगों का जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी होता है वही एक प्रकार से पूरा छिन गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी ये आ रहा था। कुल मिला के आज की डेट में भी ये हो गया था कि जो उस समय की डेट में मतलब कि जो इंडियन सिटीजन है उनको कुल मिला के जुडिशरी के दरवाजे ही बंद हो गए थे। अब वो जुडिशरी भी नहीं जा सकते, मतलब वो बेचारे करें क्या, अपनी आवाज़ उठाएं कहाँ पर, ये हुआ। इसके बाद इमरजेंसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, बहुत सारे लोग आवाज़ भी उठा रहे थे, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस हो रहा था, डिसेंट हो रहा था। मतलब कुल मिलाकर लोग परेशान भी थे, हताश भी थे और कई लोग अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे थे। मेनली क्या हुआ, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स जो अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब कुल मिलाकर जो पहली वेव से बच गए थे जेल में जाने की, कोई सारे अपोजिशन वालों को तो जेल में डाल दिया था, जो लोग बच गए वो अंडरग्राउंड हो गए। फिर अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोटेस्ट करना चालू किया था अपने तरीके से, ये उन्होंने किया। उसका जैसे हमने देखा प्रेस सेंसरशिप हो गई थी, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द स्टेट्समैन हो गया, इन्हें प्रोटेस्ट के नाम पर क्या किया, गवर्नमेंट जहां इनके पेपर पर सेंसरशिप लगाता था कि नहीं आप ये आर्टिकल नहीं छाप सकते, उतना एरिया लोग ब्लैंक छोड़ देते थे। मतलब अगर आप पेपर पढ़ोगे तो कई पेजेस ऐसे रहेंगे जो आपको ब्लैंक दिखेंगे, लोगों को ये बताने के लिए कि हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा था या हमने कोई ऐसी सच्चाई लिखी थी जो गवर्नमेंट हजम नहीं कर पाई, तो उन्हें हमारी प्रेस सेंसरशिप हम पर लगा दी है। ये करने के लिए किया गया। उसके बाद कई ऐसी मैगजीन थी जैसे सेमिनार हो गया, मेन स्ट्रीम हो गया, इनने अपने आप को बंद कर दिया। इन्होंने सेंसरशिप से अच्छा कि हम अपने आप को बंद ही कर देते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर हो गए, लीफलेट हो गया। लीफलेट मतलब आपने देखो ना, पर्चियाँ बढ़ती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ये चुपचाप बट रही थी बिना सेंसरशिप के। मतलब कुल मिलाकर अपोजिशन पार्टी के जो लोग बच गए थे वो धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे और जो लोग इमरजेंसी के अपोज में थे वो भी अपना धीरे धीरे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, पर बहुत धीरे हो रही थी। उसके बाद कन्नड़ के अगर हम एक राइटर की बात करें, शिवराम हो गए, शिवराम जी हो गए, इसका एक इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। इसके बाद हिंदी राइटर हो गए फनीश वरनाथ, इनको मिला हुआ था पद्मश्री मिला हुआ था, बहुत ही विख्यात हैं दोनों, इनको दो अवार्ड मिले। उसके बाद भी इन्हें क्या किए, एक जन ने अपना पद्म भूषण, एक जन ने अपना पद्मश्री लौटा दिया। इन्हें बोल दिया इतनी गलत चीज़ हुई है, इसके अपोज में हम इसको लौटाते नहीं, होता है सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, ऐसा हुआ। लेकिन ओवरऑल फिर भी अगर देखा जाए तो इतना बड़ा कहीं पर भी हमें ऐसे आवाज़ उठती हुई नहीं दिख रही थी। कुछ ही लोग थे जो उठा पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस वालों ने उस जो गवर्नमेंट थी उसे बहुत अपना गलत तरीके से दबदबा बनाया था, इमरजेंसी का बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया था। इसके बाद इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। आपको मैंने चैप्टर के स्टार्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बताया था कि जिनने बोल दिया था कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन इनवैलिड है। अब जब ये इमरजेंसी लगी तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना चालू किए। सबसे पहले चेंजेस क्या लेके आए कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होकर वो जीतेंगे, उसके बाद कोई भी जन इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि इनका इलेक्शन गलत वे में हुआ है, इनवैलिड, ऐसा कोई भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। मतलब इनका इनवैलिड हुआ तो इन्हें ये चीज़ ही हटा दी, इन्हें ये किया। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे इमरजेंसी के पीरियड में, आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा था। बहुत सारे चेंजेस हुए थे, हमारे प्रीएम्बल में चेंजेस कर दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। आप इसको पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने 11th में पढ़ा है और उसको बताऊंगा, उसमें वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है ये वाली। तो ये हुआ। इसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीरीज़ में एकदम चेंजेस पर चेंजेस आए, जहाँ इनको लगा कि यार ये हमारे अपोज में जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ इन्होंने इसको अमेंड कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक और क्या किया, जो लेजिस्लेचर का हमारा क्या होता है टेन्योर 5 ईयर्स का होता था, इसका इन्होंने इसको 6 का किया, इसको चेंज करके 6 का कर दिया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए किया गया था, इन्होंने सोचा था कि इसको हम परमानेंट रखेंगे कि 6-6 साल का एक पूरा टेन्योर होगा। इसके बाद इनने क्या बोला, अगर कभी इमरजेंसी लगती है तो जो हमारे इलेक्शन है वो 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे, इनने ये भी लागू कर दिया। मतलब 1971 में इलेक्शन हुए तो कायदे अनुसार इसके 1976 में इलेक्शन होने थे, लेकिन इमरजेंसी लगी तो फिर इलेक्शन कब होंगे, 1978 में। मतलब इन्हें कुल मिला के अपने पूरे फायदे देखे थे। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आए थे, कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा थे, आपको ये सब याद करना पड़ेंगे, बोर्ड में बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। अब भाई कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो कंट्रोवर्सीज तो वहाँ पर आएंगी, तो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। आपको भी समझ में आएगा कि इंडिया का पॉलिटिक्स का पास कैसा कैसा रहा है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है। मेरा तो मोस्ट फेवरेट चैप्टर में से एक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलती हैं और पास्ट के बारे में जानने को भी मिलती हैं। तो अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स का इसमें देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज जो हमारे सामने आती हैं, और मेनली इसका रीज़न ये है कि इमरजेंसी एक तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल तो है ही, साथ ही साथ हर लोगों को ना इस पर अलग व्यू पॉइंट्स हैं। कोई इमरजेंसी को अलग तरीके से देखता है तो दूसरा अलग तरीके से देखता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। इसके बाद हमें सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है कि जो ये मेनली इमरजेंसी आया था ना, इससे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इमरजेंसी वाले लोगों को ऐसी पावर दे दी थी कि जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक फंक्शन ही सस्पेंड हो गए थे। मतलब अगर आपने देखा भी, हमने
उसकी कॉन्सिक्वेंसेज की बात करी तो इमरजेंसी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों की फ्रीडम छीन रहे हो, के राइट्स छीन रहे हो, डेमोक्रेसी में ये चीज़ें कब से होने लगी। तो ये हुआ। तो मेनली क्या किया गया, जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद एक शाह कमीशन बिठाया गया, जहाँ पर मेनली ये देखा जा रहा था कि भाई इमरजेंसी के समय में क्या एक्सेसेस, मतलब क्या चीज़ें अति में करी गई हैं, ये पूरा उसमें देखा जाए। तो ये बहुत सारे असेसमेंट चल रहे थे और फाइनली देखा जा रहा था कि भाई इमरजेंसी से इंडिया को आखिर क्या लेसन्स देखने को मिलते हैं, क्या हमें सब टोटल में देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम सब वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी, सबसे पहले तो ये देखते हैं शाह कमीशन का, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा एनसीईआरटी सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहला एक आता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिंपली मेंशन था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एज अ रीजन ऑफ इमरजेंसी। मतलब हमारे गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया कि हमने इमरजेंसी इसलिए लगा दी क्योंकि हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आ गए। लेकिन 1975 मतलब इमरजेंसी से पहले क्या कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई? तो पहले तो कभी इमरजेंसी नहीं लगी, एकदम से ऐसे क्या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आ गए थे? हमने ये जरूर देखा कि बहुत सारे एजिटेशन चल रहे थे बहुत सारे इंडिया के पार्ट में, पर क्या ये अपने आप में एक ऐसा रीजन था जिससे हमें इमरजेंसी लगा देना चाहिए थी? गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो भी पार्टी गवर्नमेंट का काम कर रही है, मतलब जो पार्टी जीत कर आई है उसको अपना काम करने देना चाहिए, अपोजिशन पार्टी को उसको हर समय रोकना नहीं चाहिए उसका काम करने से। इनका कहना है कि जानबूझकर जो बाकी पार्टी हैं, इन लोग और जो भी लोग ये एजिटेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से ना चल पाए। तो ये चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं थी, इसलिए हमने इमरजेंसी का यूज़ किया। इनने अपने आप में ये बोला। इंदिरा गांधी के सपोर्टर ये कह रहे थे कि हर बार एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। मतलब इनका कहना है जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे या नॉन कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही थी, ये गवर्नमेंट के खिलाफ टारगेट किया जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे थे गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ये इन्हें कहा। और इनका कहना है कि जब ये बार बार ऐसी चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अपना काम वो अच्छे से नहीं कर पाती है। पूरी गवर्नमेंट की जितनी एनर्जी है वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में चली जाती है, वो बाकी काम अपने कर ही नहीं पाती है। उसके बाद शाह कमीशन को अपनी इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर भी लिखा था जहां पर उन्होंने कहा था कि जो सबवर्सिव फोर्सेस है, सबवर्सिव फोर्सेस से आप मीनिंग समझ सकते हैं कि वो भी एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, अगर उसको हटाने के लिए जो फोर्सेस आती है, ने कहा था जो ये फोर्सेस आ रही हैं ये हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है उनको रोकने के लिए आ रही हैं। ये इसलिए आ रही हैं ताकि हम अच्छे से अपना काम ना कर पाए, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का यूज कर रही है। मतलब कुल मिला के गलत तरीके से हमको हटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए भाई हमारा इमरजेंसी का पूरा ये हुआ था। उसके सीपीआई ने कांग्रेस को इमरजेंसी के समय बहुत सपोर्ट किया था। तो इसका कहना था कि बिल्कुल कांग्रेस यहाँ पर सही है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है इंडिया की यूनिटी के खिलाफ, इसलिए इमरजेंसी लगाना बिल्कुल सही था। तो मतलब स्टार्टिंग में सीपीआई ने बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट किया था। और ये भी बोला गया था कि अगर भाई एजिटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया इमरजेंसी के तरीके से तो वो सही है। इनका ये पूरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था। अब इसके बाद पहले शाह कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 1977 में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उसने एक कमीशन बिठाई जिसके हेड कौन थे उस समय? हमारे जस्टिस जेसी शाह थे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस चीफ जस्टिस थे जस्टिस जेसी शाह। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मैंने आईएमपी वीडियो में भी डाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बोला गया कि भाई पूरा देखा जाए कि इमरजेंसी के समय में क्या क्या गलत चीजें करी गई हैं, क्या क्या इनजस्टिस हुए हैं, कौन कौन सी माल प्रैक्टिस हुई है, मतलब कुल मिला के पूरा ये देखा जाए कि इमरजेंसी का कैसे गलत यूज किया गया है। मेनली 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इसके पूरी हमें बेकार चीजें निकालनी है कि इसको कैसे मिसयूज किया गया, ये पूरा इसमें किया गया। इसका जो लोग इमरजेंसी के समय थे उन लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, सबकी टेस्टिमनीज ली गई, ओवरऑल देखा गया कि इमरजेंसी में कैसे क्या किया गया। और इसके बाद इंदिरा गांधी जी को भी बोला गया था कि आप भी आइए और इस कमीशन के सामने अपना बताइए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया था क्वेश्चन से आंसर देने का। मतलब पूरा डिस्कशन चल रहा था। इसके बाद जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने एक्सेप्ट किया, जितनी भी ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स आई उनको एक्सेप्ट किया। 2 इंटरिम रिपोर्ट आई थी और एक फाइनल रिपोर्ट आई थी। ये पूरी हुई और साथ ही साथ हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में आई भी गई थी, इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी किया गया था, पूरी टेबल हुई थी यहाँ पर। तो ये शाह कमीशन का हुआ। फिर इसका देखिए एक आपको दिया हुआ डिमोलिशन इन द टर्कमैन गेट एरिया। मेनली था क्या करा जा रहा था इस समय, पुअर लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था इमरजेंसी समय, उनका स्टीरिलाइजेशन किया जा रहा था, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था। मेनली यहाँ पर आता है कि जो लोग दिल्ली की पुअर लोकेलिटीज़ में रहते हैं, मतलब मेनली झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं, उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस किया जा रहा था। मतलब उनको रिलोकेशन का काम चल रहा था। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन लोग को रिलोकेट करके कहाँ भेजा जा रहा था, तो यमुना रिवर के साइड बैरन एरिया पड़ा हुआ है,
वहाँ पर रिलोकेट इनको करा जा रहा था। इसका एक एग्जाम्पल आता है तुर्कमेन गेट के पास जो कॉलोनीज पुअर लोगों की बनी थी, वहाँ की जो झुग्गी झोपड़ी थी उनको पूरा तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को वहाँ पर फोर्सफुली स्टीरिलाइज किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो स्टीरिलाइजेशन के प्रोसेस से बच गए थे। वो कैसे बचे थे? बोला गया था कि अगर आप किसी और को स्टीरिलाइजेशन करवा दोगे तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आपको टाइटल मिल जाएगा, थोड़ा सा लैंड मिल जाएगा। तो लोग दूसरों को इन चीज़ों में फंसा रहे थे। खुद बचने के लिए लोगों को फंसाएगा सिर्फ इसलिए कि भाई जब हम लोग को रिलोकेट किया जाएगा तो थोड़ा बहुत पीस ऑफ लैंड हमको मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी चल पाएगी। तो गलत काम में लोग भी इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ हमारे सामने आई थी। ये भी थोड़ा आप एक बार पढ़ सकते हैं, अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई इस बंदे को डिटेल्ड इमरजेंसी का पूरा नॉलेज है। इसके बाद और क्या हुआ, अब जो हमारी सीपीआई है, अब सीपीआई को बाद में थोड़ा सा एहसास हुआ। सबसे पहले सीपीआई का ऐसा था कि इनको लगता था कि जो जेपी नारायण हमारे, हमने इनके बारे में पहले पढ़ा, इनकी जो मिडिल क्लास की जो पूरी एजिटेशन चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये मेनली जो कांग्रेस की रेडिकल पॉलिसीज हैं उसको अपोज करने के लिए आए थे। तो सीपीआई को इमरजेंसी के बाद लगा कि यार हमने जो कांग्रेस को सपोर्ट किया है बिल्कुल गलत किया है, कांग्रेस को सपोर्ट करके हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इनको पछतावा हो रहा है, कब? जब सब काम हो चुका है, जब इनको ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ पर बहुत सारी बात चल रही थी, जो लोग मतलब मेनली इमरजेंसी के अपोज में थे, क्रिटिकल लोग जो इसके क्रिटिक्स कर रहे थे इमरजेंसी के, उनका कहना था कि भाई ये हमारा जब से फ्रीडम मूवमेंट हुआ है उसके बाद अगर हम इंडिया की हिस्ट्री निकाल लें पॉलिटिक्स की, तो हमारे यहाँ पॉपुलर स्ट्रगल तो हमेशा से चल रहे हैं, ये कोई एक रीज़न इमरजेंसी का नहीं हो सकता। मेनली बोला गया कि तो एक डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लोग अपनी आवाज़ उठा पाएँ, प्रोटेस्ट कर पाएँ, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होता है। ये मेनली जेपी नारायण और अपोजिशन के लोगों का कहना था, सबका अपना कहना था। मेनली हमने बात करी बिहार गुजरात के जो एजिटेशन हुए थे वो पीसफुल हुए थे और नॉन वायलेंट हुए थे, हमने पढ़ा है चैप्टर के स्टार्ट में। तो सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि जब कोई चीज़ नॉन वायलेंट और पीसफुल वे में हो रही है तो वो एंटी नेशनल एक्टिविटी कैसे हो रही है, कैसे आपने ये बोल दिया? और कोई भी ऐसे केसेस तो आज तक इनके खिलाफ में आए ही नहीं जिनको आपने जेल में डाल दिया था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण। मतलब कुल मिलाकर जितने लोग जेल में हैं, चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन से या आपने कोई भी रीजन से जेल में डाला है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं है। उसके बाद जो हमारी होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री का काम होता है भाई पूरी इंटरनल सिचुएशन को मॉनिटर करना, लेकिन हमारी होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आए। अगर ऐसा कुछ आया होता तो भाई कहीं ना कहीं तो पता चलता ना, ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने एकदम से इमरजेंसी कैसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पर लगा दी? अगर कोई भी ऐसे एजिटेशन थे जो थोड़े से अपनी लिमिट क्रॉस किए होते तो भी गवर्नमेंट के पास खुद की ऐसी पावर थी जो उसको कंट्रोल कर सकती थी। एक और इनने बोला इमरजेंसी क्या रीज़न है, अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को अपने आप इतनी पावर है कि उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, ये कर दिया। तो लोगों का कहना था कि भाई जो हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शन है उसको आपको ऐसे सस्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी बड़ी इमरजेंसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और सिंपल ये बोला गया था कि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो हमारी इंडिया की है उसको कोई भी थ्रेट नहीं है, थ्रेट जबकि किसको है? इंदिरा गांधी जी को है। मतलब बोला गया था इन्हें इमरजेंसी देश को बचाने के लिए नहीं लगाई, इन्हें इमरजेंसी खुद को बचाने के लिए लगाई है। देश वैसा का वैसा ही था, फुल यूनाइटेड था, सब सही था। पूरी इनकी इमरजेंसी जो लगी, जो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ किया, इन्हें खुद को बचाने के लिए किया और खुद के प्रॉफिट के लिए किया। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के समय सिर्फ कंट्रोवर्सीज हो रही थी, नाटक हो रहे थे, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ भी हो रही थी जिस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही थी। मतलब पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी तो कई लोगों का कहना था कि भाई ये अच्छी एक इमरजेंसी का पॉजिटिव साइड है, कुछ लोगों का कहना था कि नेगेटिव चीज़ को ढकने के लिए पॉजिटिव चीज़ करी जा रही है। तो ये पूरा हम पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये पूरा चैप्टर तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पूरा ही देख लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर का मिसयूज़ किया, क्या हमारी अथॉरिटी का अब्यूज़ और एक्सेस हुआ है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। पर हमारी गवर्नमेंट का कहना था कि इमरजेंसी के मीडियम से वो लॉ एंड ऑर्डर लाना चाह रहे थे, एफिशिएंसी को रिस्टोर करना चाह रहे थे और पूरा मतलब प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना चाह रहे थे। मतलब इनका कहना है कि कुल मिला के हमने इमरजेंसी देश के भलाई के लिए करी है। तो ये पूरा करने के लिए हमारी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई और बोला कि हम इसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में मेनली ने बात करी थी लैंड रिफॉर्म्स की, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्सेट्रा। ये कुछ टॉपिक्स थे जिनको इन्होंने कवर किया था इसमें। तो जब हमारी इमरजेंसी लगी तो उसके इनिशियल मंथ मतलब स्टार्टिंग के मंथ में क्या हुआ, जो हमारी अर्बन मिडिल क्लास थी वो ओवरऑल बड़ी खुश थी। उसका कहना था चलो फाइनली जो प्रोटेस्ट हो रहे थे अब ये बंद हो गए हैं, एक डिसिप्लिन आ गया है और कुल मिला के सब चीज़ सही हो गई है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी एक डिसिप्लिन आ गया है। तो कुल मिला के इन लोगों के लिए स्टार्टिंग में बहुत सही चीज़ थी।
उसके जो पुअर और रूरल पीपल थे उनका भी कहना था कि भाई चलो गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम है अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए तो हमारे लिए बहुत सही है। इससे आपको समझ में आता है कि इमरजेंसी के अलग अलग आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहे होंगे। जहां हमारे अपोजिशन लीडर प्रोटेस्ट वालों को एकदम दिमाग खराब हो गया था इमरजेंसी से कि गवर्नमेंट जानबूझकर कर रही है, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ क्लासेस ऐसी थी जो बड़ी खुश थी स्टार्टिंग में कि चलो भाई हमारा अच्छा हो रहा है। लेकिन जो इमरजेंसी के क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जो ये पॉइंट्स थे कभी फुलफिल नहीं कर पाई गवर्नमेंट, यानी फुलफिल्ड ही रह गए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स। इनका कहना है कि ये मात्र इसलिए किया गया था ताकि गवर्नमेंट अपने बुरे काम करते रहे लेकिन लोग इस अच्छाई में ढकते रहे, मतलब कि हम ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं, लोग इसमें खो जाएं और गवर्नमेंट एक साइड बाय साइड अपना गलत काम करते रहे। बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया गया, क्यों पॉलिटिकल लीडरों को अरेस्ट किया गया। ओवरऑल देखें तो 676 अपोजिशन लीडर ऐसे थे जो अरेस्ट किए गए थे। सच तक अपन शाह कमीशन की माने तो उसका कहना था कि अप्रॉक्स 1,11,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब 1,11,000 लोगों को अप्रॉक्स। ये आप अगर देखेंगे तो आपको नेट पर मिल जाएगा पूरा शाह कमीशन का, बुक में इतना नहीं दिया है, बहुत चीज़ उसमें दी हुई थी। उसके बाद ये भी बोला गया कि भाई बहुत सारे प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन ऐसे लगाए जाए जो लीगल सैंक्शन नहीं हुए थे, मतलब कुल मिला के लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। उसका शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये भी दिया हुआ है कि जो हमारे दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर हैं उनको हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के ऑफिस की तरफ से मात्र वर्बल कॉल आया था, ऑर्डर आया था एक वर्बल, कोई रिटन नहीं था, ये सिंपल आया था कि जितने भी न्यूज़पेपर प्रेसेस हैं उनके रात के 2 बजे 26 जून को 1975 को इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए। सिंपल एक वर्बल ऑर्डर आया था, मतलब ये भी नहीं था कि भाई कोई लेटर आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट के साइन लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर कब किया गया, 3 दिन बाद, जब पूरा सेंसरशिप का ये पूरा सब खेल रच दिया गया था। उसके बाद ये किया गया। इसके बाद और भी सवाल उठाए जा रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने पावर का यूज़ किया जो एक ऑफिशियल पोजिशन में भी नहीं थे। इसका सीधा एग्जाम्पल आता है संजय गांधी जी, जो हमारे इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। इनके लिए बोला गया कि भाई ये गवर्नमेंट में नहीं है, ये कोई इलेक्शन नहीं जीते हुए हैं, उसके बाद इन्होंने पूरी पावर का यूज़ किया। इनको मेनली बोला जाता है जो स्टीरिलाइजेशन हुआ था और साथ ही साथ लोगों को डिमोलिश किया गया था, झुग्गी झोपड़ी एरियाज़ को लोगों को रिलोकेट किया गया था, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो सवाल ये था जब ये गवर्नमेंट में नहीं है, जब इनके पास कोई ऑफिशियल पावर नहीं तो ये कैसे कर रहे हैं, ये इन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। तो ये चीज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि इमरजेंसी ने बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद करके रख दी है, बहुत डायरेक्ट अफेक्ट किया है इमरजेंसी ने लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी डेथ ऐसे कस्टडियल डेथ हो जाती थी, टॉर्चर की वजह से डेथ हो जाती थी, और कुल मिलाकर आपने उनको कस्टडी में दिया, आपने उनको टॉर्चर किया, उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे पुअर लोगों को फ्री में रिलोकेट किया जा रहा था, उन लोगों की ज़िंदगी का क्या होगा, आपने उनको की जगह से ही हटा दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्म ने क्या कर दिया था, स्टीरिलाइजेशन ऐसे भी हो गए थे जो परमानेंट हो गए थे, कंपलसरी स्टीरिलाइजेशन नहीं कर दिए थे, ये हो गया था। कंपलसरी स्टीरिलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसका कुल मिला के पूरा डेमोक्रेसी का जो एक अच्छा प्रोसेस होता है ये सस्पेंड हो गया था। आप सिंपल बात है, किसी की अनुमति के बिना उसका स्टीरिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, कंपलसरी स्टीरिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, कुछ बातें ऐसी उठ रही थी। आप कैसे किसी को रिलोकेट कर सकते हो जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। अब इसके बाद हमारे सामने एक बॉक्स आता है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। एक कस्टडियल डेथ ऑफ राजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक फाइनल ईयर स्टूडेंट थे जिनको अपने दोस्त के साथ हमारी गवर्नमेंट कस्टडी में लेके चली गई, उनके हॉस्टल से उनको उठा लिया गया। इसके जब इनके पिताजी ने बहुत सारे लेजिस्लेचरों से बात करी, गवर्नमेंट कोर्ट में गए, हर जगह बात करी, लेकिन इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, इमरजेंसी में कोर्ट पर आप किसी के लिए फ्रीडम का नहीं कर सकते थे अप्लाई। हमने पढ़ा था आप हैबियस कॉर्पस भी नहीं लगा सकते थे, तो इनको वो लगाने नहीं मिला, इनको पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब इमरजेंसी हटी तो इनने फिर पिटीशन साइन किए, इन्हें कोर्ट में बात करी, इन्हें पूरा देखा कि यार ऐसा क्या हो गया हमारे केरला के कोर्ट में गया, पूछा वहाँ पर क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, क्या रीज़न है जो उसको ऐसे एकदम अपने कस्टडी में रख लिया है। इन्हें हैबियस कॉर्पस लगाया। इसका थोड़े दिन के बाद इनको पता चलता है कि इनके बेटे की तो पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई है, पुलिस ने अनलॉफुल तरीके से कंटिन्यूस टॉर्चर किया जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ आई थी। तो केरला गवर्नमेंट ने ये चीज़ बताई थी, लेकिन हमारे हाई कोर्ट ने बोला कि केरला गवर्नमेंट है, इसने झूठ बोला है। तो इसके बाद जो हमारे करुणाकरण जी हैं, आप इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, करुणाकरण जी इमरजेंसी के समय हमारे होम मिनिस्टर थे और बाद में ये कौन बन गए थे, ये हमारे केरला के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। इनको गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी गवर्नमेंट ने हमसे झूठ बोला है। तो इस डिसीजन के बाद फिर के करुणाकरन जी को वो हटना पड़ गया था अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से और रिजाइन करना पड़ गया था। तो एक छोटा सा बॉक्स हमारे सामने आता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि इमरजेंसी के समय में क्या क्या चीज़ें होती थी, लोगों की डेथ ऐसे कर दी जाती थी बिना कोई रीज़न होती, पता ही नहीं चलता था। तो ये बहुत गलत चीज़ आती है।
इसी के साथ हमारी वाली वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सीधे मिलेंगे थर्ड वीडियो में, उसका लास्ट फोर्थ वीडियो आएगी जिसमें हम नए टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो साइनिंग ऑफ, ध्रुव टेंगुरिया, बाय बाय।